हम लोगों ने 187 इस पर बात की थी और 188 बिल्कुल ठीक वैसी है जैसे 158। क्या कहती है? जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण करता है तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा। बस सिर्फ इतनी सी बात। अधीनस्थ अधिकारी है, ये शब्द प्रयोग है। और पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी तो वो एसएचओ ये होगा ही होगा। आपको मालूम है कि पुलिस के जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी हैं, सामान्यतः वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत है। तो जो जिन्हें आप सब इंस्पेक्टर्स कहते हैं, उनके संबंध में ये सेक्शन बनाया गया है। प्रैक्टिकली देखें तो इस सेक्शन का उपयोग उस दशा में होता है जबकि एसएचओ स्वयं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी उससे इन्वेस्टिगेशन करा रहा है और उसकी ताकत उसे 157 वहां भी मिली थी। यानी जब अन्वेषण की प्रक्रिया जो 176 अब वर्तमान में उसमें थी, वहां भी लिखा था कि जब कभी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस इसकी इंफॉर्मेशन या तो उसे मिल जाए और या उसे युक्त संदेह, तो वो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी इसे भेजेगा। तो अगर अधीनस्थ अधिकारी को भेज दिया तो इन्वेस्टिगेशन तो वही करेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इसका प्रारंभ उसी क्षण हो गया जैसे उसने प्लेस ऑफ अकरेंस पर जाने का निर्णय या अपने अधीनस्थ अधिकारी को भेजने का निर्णय ये कर लिया, तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत ये तो वही हो गई है। तो अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो चुकी है तो या तो 24 घंटे में कंप्लीट होगा और या 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा। दो ही तो दशाएं होंगी। और एक तीसरी दशा यह भी हो सकती है कि 24 घंटे में कुछ साक्ष्य मिले और इतना ना मिले कि पुलिस रिपोर्ट इसे पूरी तरह तैयार किया जा सके। इतना नहीं मिलना और इतना भी नहीं मिलना कि मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को भेजना न्यायानुमत ये हो जाए, ये भी नहीं मिलना। तो फिर तो एक समस्या आनी है। उस समस्या का समाधान अगले सेक्शन उसमें होगा, 189 देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन एसएचओ ये नहीं कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट होगी वो 24 घंटे में कंप्लीट होगा, नहीं कंप्लीट होगा, जो भी स्थिति बनेगी, वो इन्वेस्टिगेशन का जो भी परिणाम है, क्योंकि जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है उससे भिन्न अधिकारी उस अन्वेषण को कंडक्ट कर रहा है, तो इसलिए अपेक्षा ये की गई है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से सारी रिपोर्ट ये मजिस्ट्रेट तक पहुंचे, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का रहे और प्राइमरी स्तर पे ही अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई खामी है तो उसे दूर किया जा सके। इससे अधिक इस सेक्शन का कोई उपयोग नहीं है, ताकि सुपरविजन बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ही हो सके। यदि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं अन्वेषण नहीं कर रहा है तो, और स्वयं कर रहा है तो कोई बात ही नहीं, तब तो 158 था, उसमें 19 जोड़ दीजिए, वर्तमान का सेक्शन आ जाएगा। तो वहां तो स्थिति थी ही। लेकिन अगर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी नहीं कर रहा है स्वयं इन्वेस्टिगेशन, वो अपने अधीनस्थ अधिकारी उससे करा रहा है, तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का सुपरविजन ये इन्वेस्टिगेशन पर लगातार बना रहे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 188 ये इनेक्ट किया गया है। इसके अलावा इसका कोई न कोई बहुत ज्यादा उपयोग है और ना इसका कोई बहुत ज्यादा विधिक महत्व। आगे सेक्शन 189 अब कहता है कि जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना, और 187 में कहता था 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त न हो तो प्रक्रिया, और 190 कहता है जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। यानी कंप्लीट बात तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक 187, 189, 190 सबको एक साथ अपना देखो
और इसके साथ साथ सेक्शन 58 उसे भी साथ में देखो, क्योंकि 58 केवल और केवल पुलिस अधिकारी को जो ताकत देगी वो 24 घंटे अपनी अभिरक्षा में रखने की देगी आफ्टर अरेस्टिंग। गिरफ्तारी जिस समय उसने की, उससे पहले उसने जितना अन्वेषण चलाया उसके आधार पर सफिशिएंट एविडेंस उसे मिल गया, तब उसने गिरफ्तारी की। ठीक है, अब 24 घंटे में अन्वेषण कंक्लूड हो सकता, क्योंकि पहले ही वो सारी तैयारी कर चुका है। उसने अरेस्टिंग तो बहुत लेट की है, जब उसने आवश्यक जानी है। उससे पहले अपराध के अन्वेषण में उसे अभियुक्त की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं। तो जब अभियुक्त की जरूरत नहीं थी तो वो गिरफ्तार क्यों करता? ये ठीक है कि सेक्शन 35 उसे गिरफ्तार करने की ताकत दे रही थी, केवल उस दशा में जबकि इत्तला की विश्वसनीयता साबित हो चुकी थी, या परिवाद का युक्ति संगत होना, औचित्यपूर्ण होना, यह तय हो गया था। लेकिन जो ताकत आपको मिल गई उसका उपयोग ही आप कर लो, कोई जरूरत तो नहीं है इसकी। गिरफ्तारी वो आवश्यक नहीं मान रहा था। आगे और इन्वेस्टिगेट, क्योंकि इत्तला की विश्वसनीयता केवल इतना ही तो साबित हुआ, अभी इतना साक्ष्य नहीं मिला है कि हम ये मान सके कि अपराध को विचारित करने के लिए युक्ति संगत आधार मौजूद है। इतना साक्ष्य नहीं मिला तो वो और इन्वेस्टिगेशन आगे कैरी ऑन कर रहा है, नहीं कर रहा गिरफ्तारी। ऐसी कोई विधिक बाध्यता ये तो है नहीं। अन्वेषण की प्रक्रिया में आपने देखा था, वह कहता था यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तारी। गिरफ्तारी अनावश्यक नहीं है, जरूरत है नहीं की उसने गिरफ्तारी। इन्वेस्टिगेशन उसने चलाया और पूरा साक्ष्य लगभग उसने संकलित कर लिया और देन उसने गिरफ्तारी की। अब जब पूरा साक्ष्य संकलित है तो 24 घंटे इसमें तो अन्वेषण समाप्त हो ही जाएगा। अब कोई आवश्यकता किसी साक्ष्य की है ही नहीं। हमने अरेस्टिंग की, अब 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त। सारा साक्ष्य, अभियुक्त और 173 में अन्वेषण की रिपोर्ट, ये सारा कुछ 173 मुंह से निकला, 193 मान लीजिए, ये सारा कुछ हमने मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया तो 170 आ गए। यह भी हो सकता है कि अपराध का साक्ष्य एक ही स्थान पर मौजूद था, हमने बस एफआईआर लिखी, अन्वेषण शुरू किया और विद इन 24 आवर ही सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। अब भी कोई आवश्यकता नहीं, अब भी कोई जरूरत नहीं। भाई 24 घंटे तो हम अपनी अभिरक्षा में रख ही सकते थे। सारा साक्ष्य एक ही स्थान पर मौजूद था, उसे कलेक्ट करने में हमें 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगे। अन्वेषण की डायरी तैयार करने में जितना समय 2-4 घंटे का लगा तो लगा। विद इन 24 आवर आई हैव कंप्लीटेड द इन्वेस्टिगेशन। देन हमने 170 सेक्शन के मुताबिक 170 कहें या अब 190 कहें, 190 सेक्शन के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास सारा साक्ष्य मौजूद है, तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना जस्टिफाइड है। तो 190, 193, सेक्शन 58 इस सबको एक साथ पढ़ा और 24 आवर में मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष है। अब आगे मजिस्ट्रेट को जो करना होगा करेगा। हमारा जो काम था अपराध के अन्वेषण के संबंध में वो हमने पूरा कर दिया। हमारी तरफ से काम खत्म है। अब संज्ञान लेना, विचारण करना, ये सारा मजिस्ट्रेट के हिस्से का काम है और वो अपना करेगा। लेकिन एक स्थिति और हो सकती है कि अपराध हुआ और अभियुक्त की गिरफ्तारी जरूरी हो, इत्तला की विश्वसनीयता का साक्ष्य में मिला, उसके साथ साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी जरूरी हो गई, या इत्तला की विश्वसनीयता का साक्ष्य मिलने के तत्काल बाद
तत्काल बात तो जरूरी नहीं थी, लेकिन थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद अभियुक्त की जरूरत गिरफ्तारी की हो गई और हमने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। लेकिन अब हमें प्रतीत होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यह स्थिति हो सकती है। और हमारे पास इतना साक्ष्य नहीं है कि हम 193 की पुलिस रिपोर्ट भेज सके, क्योंकि अभी कंप्लीट हो ही नहीं रहा। लेकिन इतना मिल गया है कि मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना न्यायानुमत है। ठीक है, तो भी हमने 190 का सहारा लिया, ठीक है, और 187 उसका सहारा लिया। जब अन्वेषण 24 घंटे में कंप्लीट न हो पाए तो प्रक्रिया, उस सबका सहारा लेकर और हमने अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया। लेकिन अगर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, अभियुक्त को हम गिरफ्तार कर चुके हैं, इत्तला की विश्वसनीयता, ठीक है, इसके आधार पर तो अभियुक्त गिरफ्तार हो ही सकता था। लेकिन अगर हमें उचित संदेह यह विद्यमान था तो भी हम अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकते थे। हमने उचित संदेह के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और आगे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अब हमें जो साक्ष्य मिल रहा है वो साक्ष्य इतना पर्याप्त नहीं है कि हम 187 में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेज पाए। 190 की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि 190 में तो 24 घंटे में पर्याप्त कंप्लीट कर लें, सारा कुछ कंप्लीट कर लें, तो 190 और 193 इसका आधार लें। अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमें इतना साक्ष्य मिल रहा है कि जो गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर साबित कर दे, एक्यूजेशन दृढ़ आधारों पर है, तब भी हम 187 इसका रिकर्स ले लें और अभियुक्त को वहां भेज दें। इतना भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। हमने अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया, हम 24 घंटे में कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे हैं कि कंप्लीट कर लें इन्वेस्टिगेशन। तो हम 170 या 190 या 193 की सहायता से उसे पुलिस रिपोर्ट के सहित मजिस्ट्रेट के पास भेज दें। ये भी नहीं हो रहा, और यह भी नहीं हो रहा कि टोटल निर्दोष साबित हो जाए तो हम छोड़ दें। इतना मिला कि गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है तो हम 187 में भेज दें। अब इतना भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसा भी नहीं है। तो इन दशाओं के लिए 189 बनाई गई है, और ये लिखा नहीं है 189 में, लेकिन 189 की जो भाषा है वो ये तय करती है कि इसी दशा के लिए वो बनी है। ठीक है ना? क्या कहती है? कहती यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिसमें अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है। अगर 187 से मतलब हो 24 घंटे में अन्वेषण, ठीक है, समाप्त नहीं हो सकता तो प्रक्रिया, तो मजिस्ट्रेट के पास तो भेज ही चुके। इसके मतलब वो स्थिति, जैसे आप लोगों को अक्सर ये बता दिया जाता है कि सब फाइनल रिपोर्ट 169 या 190 में या 189 में आती है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये बात गलत है कि आपको ये समझाया जाता है कि साहब 189 में फाइनल रिपोर्ट और 193 में चार्जशीट ये फाइल होती है। बिल्कुल गलत बात है। फाइनल रिपोर्ट हो या चार्जशीट हो, वो अन्वेषण की रिपोर्ट है और वो 193 में ही जाएगी, उसका 189 से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि यहां उसने सीधे कहा यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिसमें अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है, यानी अरेस्टिंग हो चुकी है। भाई सीधी बात है, अरेस्टिंग हो चुकी है, अन्वेषण चल रहा है,
और वो इतना साक्ष्य नहीं पा रहा कि मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत। मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत किन दशाओं में बनेगा? या तो गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, इतना साक्ष्य मिल जाए और उसे प्रतीत हो कि अन्वेषण 24 घंटों में समाप्त तो नहीं हो सकता, या फिर इतना मिल जाए कि अन्वेषण कंप्लीट हो जाए तो भी मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है। और अन्वेषण कंप्लीट होने के साथ साथ इतना साक्ष्य मिले कि कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ वो एविडेंस ये भी साबित करे कि अभियुक्त दोषी है प्रथम दृष्टया, तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है। अगर 24 घंटे में इतना साक्ष्य मिल गया जो यह तय करता है कि उसकी गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है और अन्वेषण 24 घंटों में समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा उसे लगता, तो 187 की ताकत उसे मिल जाएगी, उसमें भेज देगा। अगर 24 घंटे में टोटल कंप्लीट हो जाए और अन्वेषण का निष्कर्ष यह हो कि ये दोषी है तो 190 इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अन्वेषण की रिपोर्ट जो 190 में अभियुक्त के भेजे जाने की दशा में जाएगी, वो जाएगी 193 में ही, क्योंकि अन्वेषण की रिपोर्ट तो 193 में ही आएगी। अन्वेषण की रिपोर्ट के लिए अन्य सेक्शन नहीं है। 24 घंटे में समाप्त हो गया तो आप 190 और 193 इसे एक साथ पढ़ेंगे। 24 घंटे में समाप्त नहीं हुआ तो 187 एक ताकत दे रही है कि जब तक समाप्त न हो तब तक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की अभिरक्षा को तय कर दे जिसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं है, विचारण नहीं हो सकता, लेकिन उसकी दोषिता के सबूत मिल रहे हैं, इसलिए घर पर तो नहीं रहेगा, घर पर नहीं रहेगा, उसकी अभिरक्षा मजिस्ट्रेट तय करेगा। यद्यपि अंतिम निष्कर्ष अभी भी यही हो सकता है कि कोई अपराध नहीं हुआ, अंतिम निष्कर्ष अभी भी यही हो सकता है कि कोई अपराध नहीं हुआ, और इसीलिए पीरियडिकली उसका सुपरविजन, पीरियडिकली उसका एनालिसिस यह होगा और एक बार में 15 दिन ही उसकी अभिरक्षा बढ़ाई जाएगी, अधिकतम 90 दिन और 60 दिन ही बढ़ाई जाएगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी, और वो भी हर बार एनालाइज होगा, देखा जाएगा, यदि पर्याप्त आधार हो तो अभिरक्षा बढ़ेगी, अदरवाइज 437 की शक्तियां ये इस्तेमाल हो जाएंगी और 90 डेज 60 डेज के बाद तो कतई नहीं बढ़ेगी, फिर तो 100% जमानत मिलेगी ही मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन का आपका जो रिजल्ट हो वो फाइल करते रहना 193 में। लेकिन गिरफ्तार कर लिया अभियुक्त को और बाद में यह लग रहा है कि हम 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त नहीं कर सकते, यानी 190 सपठित 190 अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने की ताकत ये आईओ को दे रहा है और 193 अन्वेषण की रिपोर्ट ये भेजने की ताकत दे रहा है, ठीक है। दोनों सेक्शंस की ताकत अलग अलग है। अब 24 घंटे में कंप्लीट हो गया तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने की ताकत यह हमें 190 से मिल गई और 24 घंटे में जो हमने कंप्लीट किया तो कंप्लीट जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस कंप्लीशन को हम एक वाक्य में अभिव्यक्त करेंगे, यानी जो अन्वेषण का परिणाम होगा, अन्वेषण कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अन्वेषण का परिणाम आ गया है, यही तो कंप्लीशन का मतलब हुआ। और अन्वेषण का परिणाम किसी सामग्री पर आधारित होगा, ठीक है, कोई तो सामग्री होगी। अन्वेषण का परिणाम यह है कि अभियुक्त दोषी है, तो
कोई तो सामग्री होगी जिसके आधार पर आप इस परिणाम पर आए होंगे कि अभियुक्त दोषी है। आप कहते हैं अभियुक्त निर्दोष है, तो कोई तो सामग्री होगी जिसके आधार पर आप ये कहते हो कि अभियुक्त निर्दोष। कुछ तो है भाई, कोई सामग्री तो होगी। तो वो सामग्री और अन्वेषण का परिणाम, ये मिलकर अन्वेषण की रिपोर्ट को निर्मित कर रहे हैं। जैसे आप क्या हैं, आपका निर्माण कैसे हुआ? हड्डी, कोशिकाएं, रक्त, ये सब मिलकर आप हैं, ठीक है ना। इनको अलग अलग कर दें तो आप हैं ये नहीं कहा जाएगा। आप क्या है? इसका जोड़ है। ऐसे ही अन्वेषण का परिणाम, अन्वेषण की रिपोर्ट जोड़ है उस निष्कर्ष का और उस सामग्री का जिसके आधार पर वो निष्कर्ष है, ठीक है ना। तो 24 घंटे हमने अन्वेषण चलाया और अन्वेषण का परिणाम आ गया। जब अन्वेषण का परिणाम आया 24 घंटे में ही, और वो परिणाम इस ओर इशारा कर रहा कि दोषी है, तो अन्वेषण की रिपोर्ट इसे भी हमें मजिस्ट्रेट के पास भेजना है और अभियुक्त इसे भी मजिस्ट्रेट के पास भेजना है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हम अपनी कस्टडी में रख भी नहीं सकते। और दूसरा, विचारण भी मजिस्ट्रेट ही करेगा, ठीक है ना। विचारण भी उसी को करना है, तो भी हमें मजिस्ट्रेट को भेजना है। तो हमें दोनों सेक्शंस की ताकत चाहिए कि ऐसा भी कोई सेक्शन होना चाहिए जो मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को भेजने की ताकत हमें देता हो और अन्वेषण की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजने की ताकत ये भी हमें देता हो। तो दोनों सेक्शन कौन से हैं? 190 और 193। ये कब? जब 24 घंटे में खत्म हो जाए। अगर 24 घंटे में खत्म नहीं हो रहा तब तो 187। अगर 24 घंटे में खत्म नहीं, तब या तो 187 या 189। अगर 24 घंटे में खत्म नहीं हो रहा तो फिर या तो 187 या 189। लेकिन 187 इसलिए हम कह रहे हैं कि यह प्रतीत हो रहा है कि 24 घंटे में खत्म नहीं हो रहा, लेकिन जो गिरफ्तारी है वो दृढ़ आधारों पर है, ये हमने देख लिया है, ठीक है ना। हमने गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि कहता है कि 187 में क्या करा, जबकि अन्वेषणकर्ता को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे की अवधि में समाप्त नहीं होगा और अभियुक्त गिरफ्तार है और निरुद्ध है, और साथ ही साथ गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है। ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही, लेकिन अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त नहीं हो रहा। अब हमारे सामने समस्या है, हम इन्हें घर भी नहीं भेज सकते, क्योंकि ऑफेंस इन्होंने किया है, अपराध किया है, और चाहे बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, जब तक इन्हें जमानत मिल न जाए और ये जमानत दे न दें, तब तक अब घर में रहने के अधिकारी तो नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इनके विरुद्ध साक्ष्य मिलना शुरू हो गया है। यद्यपि अभी दोषी और निर्दोष इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दोषी और निर्दोष का फैसला तो विचारण से होगा, और विचारण के लिए अन्वेषण का पूरा होना जरूरी है। और अन्वेषण हम कर रहे हैं, इनकी दोषिता की और सबूत भी मिल रहा है, और 24 घंटे में खत्म भी नहीं हो रहा। ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो 187 के अलावा चारा कोई नहीं बचता, उससे बेहतर और खूबसूरत व्यवस्था हो ही नहीं सकती कि फिर क्या हम मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, वो अभिरक्षा तय कर दे। वो ना हमारा आदमी है ना आपका आदमी है, यानी वैसे तो वो स्टेट ही है, लेकिन जैसे आपके यहां कहा जाता है कि आपके ही पिताजी के लिए कह देते ये कह दे हम मान लेंगे, जो ये कह दें वही हम मान लेंगे, क्योंकि पता है ये गलत कहेंगे ही नहीं। वो आदमी आप ही के हैं,
जैसे पांडव कह रहे हैं ना कि भीष्म, द्रोण, ये सब उन्हीं के लोग हैं, हस्तिनापुर राज सिंहासन से बंधे हुए लोग हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, इनमें से एक कह दे, एक कह दे। क्या अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ था जब अर्जुन से सामना हुआ विराट के युद्ध में? अभी चले जाएंगे क्योंकि मालूम है कि ये गलत कहेंगे ही नहीं। तो नो डाउट न्यायालय भी स्टेट ही है, लेकिन वो स्टेट का ऐसा अंग है जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो गलत कहेगा ही नहीं। ठीक है ना? स्टेट ही पकड़ रही है, पुलिस भी स्टेट है, स्टेट ही प्रोसिक्यूट कर रही है और स्टेट ही फैसला कर रही है। लेकिन जो फैसला कर रहा है उसके बारे में माना जाएगा कि अगर तुम लाख कहो गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, लेकिन उसे अगर लग गया गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर नहीं है तो बेल दे देगा, ठीक है, जमानत दे देगा, क्योंकि अभिरक्षा वो तब तय करेगा जबकि जमानत न मिली हो। ठीक है ना? इसका मतलब जमानत देने का हक रहेगा उसको। ठीक है? 187 में तो शब्द प्रयोग किया है कि अभिरक्षा कब तय करेंगे? जबकि जमानत न मिली हो या जमानत रद्द हो गई हो, तब करेगा ना। तो जमानत क्यों नहीं देगा? ठीक है, तो इसलिए अन्वेषण अगर चल रहा है तो अब आपको घर में रहने का अधिकार तो नहीं है। ठीक है, अब आपको लाया तो उस आदमी के सामने जाएगा जो भले ही हमारा आदमी है, लेकिन वो इतना न्यायप्रिय है कि अगर आपकी बात ठीक होगी तो आपके पक्ष में रहेगा और मेरी बात ठीक होगी तो मेरे पक्ष में रहेगा। अब आप घर में तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक दबाव, क्योंकि जस्टिफाइड आदमी है, तो लगातार स्टेट पर बनाए रखेगा, यानी स्टेट के कार्यकारी अंग पर बनाए रखेगा कि एक बार में देंगे 15 दिन, फटाफट खत्म करो, फटाफट खत्म करो। और अगर तुमने पर्याप्त आधार नहीं दिए, 15 दिन के बाद तुम आए एक्सटेंड कराने और पर्याप्त आधार हमें नहीं दिखे, फिर बेल दे देंगे। आप इन्वेस्टिगेशन खूब करो और अंतिम रूप से अपना निष्कर्ष 193 में लाना। ठीक है? लेकिन एक तीसरी दशा भी है, और वो तीसरी दशा ये है कि हमने गिरफ्तार तो कर लिया क्योंकि संदेह युक्ति संगत था, संदेह बिल्कुल युक्ति संगत था। उस परिस्थिति में किसी को भी संदेह पड़ने लगेगा, और अगर परिस्थिति ऐसी थी जिसमें किसी को भी संदेह हो सकता था तो पुलिस अधिकारी ने अगर संदेह किया तो उसे युक्ति संगत ही कहा जाएगा और उसने अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन आगे जब वो अन्वेषण कर रहा है तो 24 घंटे समाप्त होने को हैं, लेकिन न तो यह कहा जा सकता है कि हमें यह प्रतीत हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में समाप्त नहीं हो पाएगा और गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, यह भी हम नहीं कह पा रहे हैं। इतना तो तय है कि इन्वेस्टिगेशन अब हम 24 घंटों में समाप्त नहीं कर पाएंगे, यह हमें लग गया है। गिरफ्तार हम कर चुके हैं और हम यह कहने की पोजीशन में नहीं है कि गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है। या तो 24 घंटे में खत्म कर लिया होता तो 170 190 था, 170 कह लो, 190 कह लो, ठीक है, तो अभियुक्त को हम 190 या 170 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर और अन्वेषण की रिपोर्ट विद मटेरियल 193 इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर भेज देते हैं, बात खत्म हो जाती है। या यह स्थिति आ जाती कि अन्वेषण करते समय हमें प्रतीत होता कि अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त नहीं हो सकता, किंतु गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, या तो यह हो जाता। ठीक है ना? तो अन्वेषण की डायरी में संबंधित प्रविष्टियां अभियुक्त, इसे हम 187 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर मजिस्ट्रेट के पास भेज देते और अभिरक्षा तय करा लेते, और फिर हमारे पास 90 दिन या 60 दिन होते, या तो हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेते, और नहीं कर पाते तो भैया वहां बेल मिल जाती उन्हें। ठीक है ना? जिसे डिफॉल्ट बेल कहा जाता है, उसका नाम है डिफॉल्ट बेल। और डिफॉल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यतिक्रम किया है आपने, डिफॉल्ट किया है इसमें
उस अवधि में जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना था, इसलिए सिर्फ इसीलिए बेल मिली है, इसलिए इसको डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। आपसे ऐसे भी पूछते हैं प्री में कि डिफॉल्ट बेल किसे कहते हैं, कहां मिलती है, तो 187 सबसेक्शन 3 इसमें मिल रही है। ठीक है, और इसकी प्रकृति के बारे में पूछते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो 187 सबसेक्शन 3 में ही लिखा है कि इस बेल के बारे में ये मानेंगे मानो ये अध्याय 33 के प्रयोजनों, अध्याय 33 के अंतर्गत दी गई है, सभी प्रयोजनों के लिए। अध्याय 33 मेरे मुंह से निकल रहा, अब अध्याय 36 है, ठीक है, उसके लिए दी गई। लेकिन स्थिति बिल्कुल डिफर है। हमने गिरफ्तार कर लिया है, अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त नहीं हो रहा, इसलिए 190 और 193 की कोई प्रयोज्यता नहीं, और साथ ही गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, यह कहने लायक स्थिति में नहीं है, क्योंकि आगे एविडेंस नहीं मिल रहा है। संदेह की युक्ति संगतता के आधार पर हमने अरेस्ट कर लिया, तो हम करें क्या? 190 भी नहीं कर सकते, 187 भी नहीं कर सकते, और अभी यह भी तय नहीं, इन्होंने नहीं ही किया, चलो यही तय हो जाए, नहीं किया तो भी हम 193 की रिपोर्ट भेज देंगे, इन्हें हम डिस्चार्ज कर देंगे, इन्हें हम छोड़ देंगे। कुछ तो हम निष्कर्ष निकाल पाए, कुछ भी नहीं निकाल पा रहे, कुछ निकाल ही नहीं पा रहे, तो फिर हम क्या करें? इसके लिए 189, ठीक है, क्योंकि उसकी शब्दावली यही कह रही है, यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस, और इस अध्याय के अधीन अन्वेषण शुरू कहां से हो रहा है? एफआईआर के दर्ज होने से, एफआईआर के दर्ज होने से अन्वेषण शुरू हो रहा है। यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है, तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है, इन शब्दों से दर्शित हो रहा है कि अभियुक्त अभिरक्षा में है। अगर अन्वेषण में अभियुक्त अभिरक्षा में है ही नहीं, तो अन्वेषण चलता रहेगा। अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है या नहीं, इस प्रश्न पर विचार ही कैसे शुरू होगा? गिरफ्तारी तो अन्वेषण का ही भाग है। गिरफ्तारी काहे में होती है? अन्वेषण में। और कहता है जब इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता हुआ पुलिस अधिकारी यदि ये निष्कर्ष निकालता है कि इतना साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत हो, इसका मतलब अन्वेषण के अंतर्गत गिरफ्तारी हो चुकी है। इसको अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी अन्वेषण का पार्ट है। भाई गिरफ्तारी तो अन्वेषण का पार्ट है, इसका मतलब यहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है, यह बिल्कुल शब्दों से दर्शित है। अन्यथा ये सवाल ही कहां उठेगा कि मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है या नहीं? तुम अन्वेषण चला रहे हो, अपने घर है भाई, मजिस्ट्रेट के पास भेजने का सवाल ही कहां है? तुम जब अन्वेषण की रिपोर्ट सबमिट करोगे, तो अभी हम लोग 193 देखेंगे, उसमें लिखा है कि अन्वेषण की रिपोर्ट में आप ये मेंशन करेंगे कि अभियुक्त को आपने गिरफ्तार किया या नहीं। इसका मतलब बिना गिरफ्तार किए भी चार्जशीट सबमिट हो सकती है, होती है, वहां होती है। और उसे कचहरी की जो भाषा है उसमें कहते हैं मफरूरी में चार्जशीट फाइल हो गई। मफरूरी में, मफरूरी यानी फरार रहा अभियुक्त, मिला ही नहीं। जैसे हाफिज सईद के खिलाफ चार्जशीट नहीं लगी हुई है क्या? दाऊद इब्राहिम के खिलाफ चार्जशीट नहीं लगी हुई है? सबके खिलाफ चार्जशीट है, अरेस्ट तो कोई नहीं हुए, ठीक है भाई। अरेस्ट का अन्वेषण की रिपोर्ट प्रस्तुत हो, इसके लिए अभियुक्त की गिरफ्तारी जरूरी थोड़ा ही है, ठीक है। अन्वेषण की रिपोर्ट अलग सवाल है और गिरफ्तारी अलग सवाल है। मजिस्ट्रेट के पास जाएगा अभियुक्त, तो तब पुलिस का सिरदर्द बनेगा जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो और 24 घंटे बीत गए हों या बीतने वाले हों, तब सिरदर्द है ना। गिरफ्तारी नहीं है तो फिर हम तो मतलब क्या है, होता रहे, ठीक है। तो 189 की जो भाषा है वो भाषा ही ये बता रही है कि ये
अभियुक्त जिसके संबंध में बात हो रही है 189 में, ये अरेस्ट हो चुका है अन्वेषण के दौरान, ठीक है ना। तो क्या कहता है, यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिसमें अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है, ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत कब होगा, या तो 187 की स्थिति हो और या 190 की हो। अरे किसी की तो हो, या तो हम ये साबित कर पाए कि अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त नहीं होगा लेकिन गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, या तो ये हम साबित कर पाए तो हम 187 में भेजना न्यायानुमत हो जाएगा, और या हम ये कर पाए कि 24 घंटे में समाप्त और ये दोषी हैं, इनको विचारित करने के लिए पर्याप्त आधार है, इतना साक्ष्य मिल जाए तब तो 190 है। 187 को 193 के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त न हो तो प्रक्रिया, जब अन्वेषण समाप्ति नहीं तो 193 की बात ही कहां है। लेकिन अगर 24 घंटे में समाप्त है और निष्कर्ष ये है ये दोषी है, तो फिर 190 के साथ 193 को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 190 सिर्फ अभियुक्त को भेजने की बात करेगा और 193 अन्वेषण की रिपोर्ट को भेजने की बात करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों दशाएं नहीं है, क्योंकि हमारे पास यह ही नहीं कि मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत हो। पहले ये तो आए मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है, तब हम सोचे 187 है या 190 है, ठीक है। पहले नौमन तेल तो हो, तब तो राधा नाचे या न नाचे इस पर विचार करें, या तो नौमन तेल ही नहीं है, हमारे कर चुके हैं और हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ नहीं ही होगा ये भी, या यूं कहें कुछ भी मिलने की सारी संभावनाएं भी खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं है। संभावनाएं बनी हुई हैं, और सिर्फ संभावनाएं मियर पॉसिबिलिटीज हैं, जो सत्य भी हो सकती हैं और सत्य नहीं भी हो सकती। वही बात कि मनुष्य क्या है, तो मनुष्य को बहुत तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। डॉक्टर बताएगा मनुष्य क्या है, वो कहेगा हड्डी, मांसपेशी, रक्त, इसका जोड़ है। जो अस्तित्ववादी है, ठीक है, डॉक्टर कौन है, अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी किसे कहते हैं, ठीक है, अस्तित्ववादी उसे कहते हैं, ये शब्द हैं जो आपको समझ लेने चाहिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस में बड़े काम आते हैं। अस्तित्ववादी कहते हैं ना, चेतना कुछ नहीं होती, आत्मा कुछ नहीं, वो कहते हैं शरीर सब कुछ है। वो कहते हैं जिसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं अर्थात जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते, वो नहीं है। वो कहते गुस्सा नहीं है। वो कहते कि अगर आपकी मुट्ठियां ना भींचे, अगर आपके ब्लड में उबाल ना आए, यानी ब्लड प्रेशर हाई ना हो, ठीक है, अगर आप चिल्लाए नहीं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है। अस्तित्ववादी कहते हैं गुस्सा है ही नहीं, क्योंकि गुस्सा दिखता नहीं। वो कहते हैं कि आप मुट्ठियां भींच लेते हैं, ब्लड में उबाल आ जाता है, ब्लड अस्तित्व है उसका, दिखाई देता है, ब्लड प्रेशर अनुभव हो सकता है, ठीक है ना, ब्लड में प्रेशर आता है, आपकी मुट्ठियां बिचती हैं, आवाज तेज हो जाती है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। इसको हटा दीजिए, गुस्सा नहीं आएगा। वो कहते हैं कुत्ता बताओ कि वो आए और बड़ा हंसता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ तुम्हें काट के चला जाए, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी होता ही नहीं। वो तो भौंकता हुआ आएगा, आक्रमण करेगा, फिर काटेगा। ऐसा कहां होता है? और अगर हो तो कहते पागल हो गया, ठीक है, फिर भी पागलपन कारण है, वो कंट्रोल ही नहीं रख पा रहा अपने पे। तो अस्तित्ववादी कहते हैं कि कुछ नहीं, चेतना कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं कि शरीर ये सब कुछ है, ठीक है, शरीर ना हो तो कुछ नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि आप कहते हैं शरीर में तो हार्मोन्स सेक्रेट हो रहे हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स आपको गुस्से में ला रहे हैं, आपको खुशी दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, बेकार की बात है सारी। दूसरी ओर जो अध्यात्मवादी है वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये चेतना है जो आपको चलाती है,
वो मजबूत हो जाए। जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भाई अगर आप उदाहरण लें कि अर्जुन कह रहा है, जैसे बीच में आया, देखा सामने कौन खड़े, दादा, सामने कौन खड़े, गुरु, भाई, सब खड़े, तो कहता हम में इतनी शक्ति नहीं बची है कि हम बैठ भी पाए। यही शब्द है गीता में कि हम में इतनी शक्ति नहीं बची कि हम बैठ भी पाए। धनुष मेरे हाथों से छूट रहा है, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और ये स्थिति आपकी भी आती है, आप कहते हैं हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो क्या उस क्षण आप बड़े कमजोर हो गए, बूढ़े हो गए, बीमार हो गए? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है, आपका मन ठीक नहीं है। ठीक है, तो दो तरीके के लोग हैं। एक अस्तित्ववादी है, वो कहते हैं कि आदमी कौन है, वो कहते हैं आदमी हड्डी, रक्त, मांस, इसका जोड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें कोई आत्मा आत्मा नाम की चीज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो दूसरे ढंग के स्पिरिचुअलिस्ट हैं, वो अलग ढंग की बात कहते हैं। तो दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके से सोचा जाता है कि ये तो अस्तित्ववादियों की डेफिनेशन हुई है मनुष्य के संबंध में। लेकिन परमार्थवादी, आध्यात्मिक लोग मनुष्य की जो डेफिनेशन देते हैं, वो कहते हैं मनुष्य एक संभावना है, मनुष्य एक पुल है जिससे किसी और यात्रा हो सकती है। ये यात्रा भगवत्ता की ओर बढ़ सकती है और ये यात्रा पशुता की ओर आ सकती है। मनुष्य मात्र एक संभावना है, संभावनाएं किसी और जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य भगवत्ता को प्राप्त करेगा या पशुता को प्राप्त करेगा। और हमने आपसे कहा था मनुष्य की योग्यता भी यही है और मनुष्य की अयोग्यता भी यही है। जैसे हम कह रहे थे ना कि परीक्षार्थी होना ये आपका सौभाग्य भी है और परीक्षार्थी होना आपका दुर्भाग्य भी है। परीक्षा से पहले बहुत तनाव है, परीक्षा से पहले बहुत टेंशन है, तैयारी करनी है। लेकिन अगर परीक्षा से गुजरे नहीं तो वो भी नहीं पाएंगे जिसे पाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप तो परेशान होते हैं, कहते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म छूट गया, एग्जामिनेशन बैठने को नहीं मिलेगा, और ना मिले इससे बेहतर बात नहीं हो सकती, खूब आराम से सोएंगे। लेकिन आप तो कहें कि खूब आराम से टहलो, ये तो अच्छा हुआ, एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। लेकिन एग्जाम देने को न मिलना गलत बात है, एग्जाम देना न पड़े ये अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि एग्जाम के बिना कुछ चलेगा भी नहीं। तो मनुष्य सिर्फ एक संभावना है, वो पशुता से आगे आ गया है और भगवत्ता से अभी नीचे है। ईश्वर की तरफ से मनुष्य को देखेंगे तो अब बहुत कमतर है, और पशुओं की ओर से देखेंगे तो उसने बड़ा विकास किया है। ठीक है, और अगर भगवान की तरफ से देखें तो अभी उसे बहुत विकास करना है। तो मनुष्य सिर्फ एक संभावना है, संभावनाएं किसी भी ओर जा सकती है। तो 189 में हम अरेस्ट कर चुके हैं, हमने अरेस्टिंग तो कर लिया, लेकिन अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त होता नहीं दिख रहा। ये दिख नहीं रहा कि अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह भी नहीं दिख रहा कि इस बात की सारी संभावनाएं खत्म हो गई कि इनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं ही मिलेगा। संभावनाएं बनी हुई हैं। जैसे मनुष्य कितना भी बुरा हो गया, लेकिन सारी संभावनाएं खत्म नहीं है उसकी अच्छाई की, इसलिए हम जेल में रखेंगे लेकिन डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। जब सारी संभावनाएं उसमें मनुष्यता की खत्म हो गई, हम ऐसा देखेंगे अब ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू लिव इन द सोसाइटी, अब हम उसे डेथ पेनल्टी देंगे। इसीलिए कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यानी रेयरों में भी जो रेयरेस्ट है, विरल में विरल जो स्थितियां हैं उनमें भी विरलतम है। तब मानो
जीवन और मानव शरीर का आदर है कानून के द्वारा, आसानी से नहीं देंगे। अगर एक भी संभावना बकाया है उसमें, क्योंकि मनुष्य संभावना ही है, अस्तित्ववादी उसे अलग ढंग से डिफाइन करते हैं, लेकिन अध्यात्मवादी उसे अलग ढंग से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं मनुष्य मन अगर उसका ठीक कर दें तो कुछ भी कर देगा, और उसका मन खराब है तो कुछ भी नहीं करेगा वो, ठीक है ना। इसीलिए गीता का महत्व यही है। गीता धर्मशास्त्र से ज्यादा, ठीक है, साइकोलॉजिकल डीलिंग है। अर्जुन यही तो कह रहा है कि हम तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो अगर आज तुम होते तो तुम शायद उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन कृष्ण ने उसके मन को ठीक किया, उसे एहसास कराया, ठीक है। जब एक भी संभावना आदमी में बनी हुई है तो कानून उसे मृत्युदंड नहीं देता। तो यहां उसकी निर्दोषिता या दोषिता की जितनी संभावनाएं हैं सब समाप्त नहीं है, लेकिन हम अरेस्ट कर चुके हैं और न्यायानुमत हो नहीं पा रहा, न 187 में न 190 में। अब क्या करें? तो कहता है आगे, तो ऐसा अधिकारी उस दशा में जिसमें वह व्यक्ति अविरक्षा में है, ठीक है ना, उसके द्वारा प्रतिभुओं के सहित या रहित, यानी 24 घंटे में हमने अन्वेषण चलाया और हमें दोनों स्थितियां, ठीक है, उसने और क्लियर कर दिया कि यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में, केवल अन्वेषण, वही बात फिर गड़बड़ लोग कर सकते थे, इसलिए कानून को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने नीचे सेक्शन के निचले भाग में, यद्यपि सेक्शन के निचले भाग में ये लाइन न भी लिखे तो भी काम चलेगा, क्योंकि ऊपर की जो भाषा है वो इन्फ्रेंस यही दे रही है कि अभियुक्त अभिरक्षा में हो तो ही 189 प्रयोग में आएगा, लेकिन बात को क्लियर जितना किया जा सके उतना कर देना चाहिए। तो कहता और यदि, ठीक है, वह व्यक्ति अभिरक्षा में है तो उसके द्वारा, तो ऐसा अधिकारी उस दशा में जिसमें वह व्यक्ति अभिरक्षा में है उसके द्वारा प्रतिभुओं के सहित या रहित जैसा ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करे, यह बंधपत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने पर उसे छोड़ देगा कि यदि और जब अपेक्षा की जाए और तब वह ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारणा करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त है। यानी इन्वेस्टिगेशन रुक जाए ये स्थिति नहीं होगी, ये उसकी भाषा से ही क्लियर हो रहा है कि अगर आपने गिरफ्तार कर लिया है, यदि अभिरक्षा में है और आप अन्वेषण कर रहे हैं, यदि कोई पुलिस थाने का भारतीय अधिकारी इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है और उसे यह प्रतीत होता है कि इस धारा के अधीन अन्वेषण इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर भी उसे ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत हो और वो अभिरक्षा में है, यदि वो अभिरक्षा में भी आ गया है तो फिर क्या करे? उसे प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दे। इस आशय का, बॉन्ड किस आशय का? इस आशय का कि अगर भविष्य में मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे विचारण हेतु आहूत किया जाता है तो वह उसके समक्ष उपस्थित होगा और अन्वेषण का सामना करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों दशाओं का वर्णन 187, 188 और 190 के माध्यम से आ गया। जब 24 घंटे में समाप्त न हो तो प्रक्रिया, जब 24 घंटे में समाप्त न हो किंतु मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत भी न हो तो प्रक्रिया 189, और जब 24 घंटे में समाप्त हो जाए और इस प्रकार समाप्त हो, ठीक है, समाप्त होने के भी दो तरीके, एक समाप्त हो 24 घंटे में किंतु इस प्रकार समाप्त हो कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत नहीं है, ठीक है ना, 24 घंटे में समाप्त हो और इस प्रकार समाप्त हो कि मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत नहीं है,
तो भी 189 ही आएगी। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे, जब 193 पढ़ेंगे तो पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ताकत भी रहेगी। ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस व्यू में भी अभी देख लेंगे। यानी दोनों दशाएं और बात को और क्लियर कर लेंगे। दोनों दशाएं 24 घंटे में, ठीक है, हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे में अन्वेषण खत्म नहीं कर पाए, इतना साक्ष्य नहीं मिला कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत हो, तो भी 189 और बांड हम एग्जीक्यूट कराएंगे उससे। और इतना साक्ष्य मिल गया कि हम समाप्त करें सारा मामला, ठीक है, तो भी छोड़ेंगे अगर तो बॉन्ड ही एग्जीक्यूट कराएंगे। क्योंकि जो भी आप यही तो कह रहे हैं कि ये निर्दोष हैं, ये हमारे अन्वेषण का परिणाम है, तो अन्वेषण का परिणाम तो आप 193 में ही भेजेंगे, ठीक है ना। और इन्हें भेजेंगे नहीं, क्योंकि इनका भेजना तो न्यायानुमत हो ही नहीं रहा। लेकिन बॉन्ड आप तब भी एग्जीक्यूट कराएंगे, क्योंकि आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी हो सकती है, और हो सकता है आपका ये जो निष्कर्ष हो, अन्वेषण की रिपोर्ट जब आप भेजें तो मजिस्ट्रेट उससे असहमत हो जाए, ये भी हो सकता है ना, असहमत हो जाए, ये भी हो सकता है, फिर वो आहूत करें, ये भी संभव है। तो आप एक बार अभिरक्षा में आने के बाद यूं किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया और इस ढंग से कंप्लीट किया कि अभियुक्त दोषी है, ये निष्कर्ष आपका आ गया, तो आप किसमें भेजेंगे? और 24 घंटे में ही आपका ये निष्कर्ष आ गया, तो आप 190 और 193 दोनों को एक साथ लेंगे और फिर मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को भेज देंगे। कहता है यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा। अथवा यदि अपराध जमानती है और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिए समर्थ है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन उसके हाजिर होने के लिए और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए तब तक दिन प्रतिदिन उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति देगा। क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस में जमानत का अधिकार उसे है, या आप सूचित करेंगे, और जमानत देने के लिए अगर वो तैयार है तो आप जमानत उसे दे देंगे। और अगर अजमानती है और पर्याप्त यथापूर्वक पर्याप्त आधार और पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है, तो आप अभिरक्षा में अभियुक्त को वहां भेज देंगे, ठीक है ना। और अगर पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान नहीं है और अन्वेषण 24 घंटे समाप्त नहीं हो सकता, तो 187 में ही भेजेंगे, तब 190 की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। आपने 24 घंटे अन्वेषण चलाया और आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत नहीं लग रहा, चाहे इस कारण से कि आपको कतई साक्ष्य नहीं मिला, और चाहे यह दशा है कि ना तो निर्दोष न दोषी का फैसला हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, और 187 की भी स्थिति में आप नहीं आ पा रहे, तो आप 189 में बॉन्ड एग्जीक्यूट कराकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। रिपोर्ट 193 में ही जाएगी।